क्रिस्टोफर नोलन ने 2010 में बनाई इंसेप्शन मूवी की तारीफ हुई, कॉन्सेप्ट को मास्टरपीस बोला गया, बट जिस एनिमे से डायरेक्टली सीन्स को कॉपी पेस्ट किया गया है, नॉट इवन इंस्पायर, उसे लोग जानते तक नहीं है। पापरिका। पापरिका बस एक एनिमे ही नहीं, इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन जो मेनली बात करती है अबाउट फ्रेड्स ड्रीम थ्योरी 1899, द थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस बाय कार्ल जुंग इन 1910, एक्सप्लोरेशन ऑफ रियलिटी एंड हेलुसिनेशन बाय फिलिप के डिक एंड surrealist आर्ट स्पेशली बाय सर साल्वाडोर। तो चलो ब्रेक डाउन शुरू करते हैं ऑफ वन ऑफ द मोस्ट साइकोलॉजिकल एनिमे ऑफ ऑल टाइम, पापरिका। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एनिमे है किस बारे में। इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। इस एनिमे की प्रोटैगनिस्ट है ड्रीम और इसकी एंटैगनिस्ट है रियलिटी। समरी ऑफ द स्टोरी, एक डिवाइस को क्रिएट किया जाता है नेम डीसी मिनी। जब तुम सोते हुए सपने देखते हो, ये तुम्हारे सपनों को रिकॉर्ड कर सकता है एंड इंटरफेयर भी कर सकता है। इस मशीन को बनाने का पर्पस ये था कि जो भी मेंटली इल पीपल है, लाइक किसी को किसी बात का ट्रॉमा है या वो डिप्रेशन में है, ये डिवाइस तुम्हारे सपनों के साथ इंटरफेयर करके तुम्हारे हिडन ट्रॉमास को हील करेगा। स्टोरी सबसे पहले काफी रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए ड्रीम्स के साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करती है। व्हाट आर ड्रीम्स? फ्रेड्स ड्रीम थ्योरी कहती है ड्रीम्स हमारे ही डिजायर, रिग्रेट्स या फियर की मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और इसी मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन को ये एनिमे यूज करती है टू एक्सप्लोर डिफरेंट लेयर्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटीज, विच इज द मेन थीम ऑफ द शो, टू एक्सप्लोर अस ह्यूमंस। और यहीं पर एंट्री होती है कार्ल जुंग्स थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस, जो कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को 3 लेयर्स में डिवाइड करती है। नंबर 1, द पर्सोना, तुम्हारी वो पर्सनालिटी जो तुम इस वर्ल्ड को दिखाते हो, केयरफुली क्राफ्टेड आइडेंटिटी टू गेन अप्रूवल, अवॉइड रिजेक्शन एंड टू नेविगेट थ्रू सोशल एक्सपेक्टेशंस। नंबर 2, द शैडो सेल्फ। शैडो सेल्फ हमारे अनकॉन्शियस का वो पार्ट है दैट कंटेन्स एवरीथिंग वी हैव रिजेक्टेड, हिडन or been shamed into abandoning it. It's where our fear, rage, jealousy, lust and pain lives. इसलिए नहीं क्योंकि वो evil है, बट हमें सोसाइटी के थ्रू बताया गया है कि ये unacceptable है। बट here's a paradox. तुम जितनी ज्यादा अपने शैडो सेल्फ को रिजेक्ट करोगे, तुम्हारी शैडो सेल्फ तुमको उतना ही ज्यादा कंट्रोल करेगी। उसके बाद नंबर 3, द सेल्फ। तुम एज अ होल, तुम्हारी कॉन्शियस माइंड प्लस अनकॉन्शियस माइंड दोनों मिला करके तुम कौन हो, क्या हो और कैसे हो। Beneath the mask, beyond the fear, it's a wholeness that includes both our lights and our darkness. To become our real self, we must accept our vulnerabilities, acknowledge our shadows, and stop performing for acceptance of the society. And after exploring all these layers of us humans, anime बात करती है about the most important point of the story, to accept the original self. Owning our anger, desire and fear without shame, reclaiming vulnerabilities, letting others see the real us. भले ही it carries the risk of rejection from the society. एक और बात जो काफी अच्छी लगती है इस एनिमे के बारे में, जितने भी रियल वर्ल्ड शॉट्स है वो डिम एंड ग्लूमी फील होते हैं, बट जैसे ही ड्रीम्स को दिखाया जाता है, एवरीथिंग्स गेट वाइब्रेंट, chaotic and exciting, symbolizing that we hide all our happiness in our dreams, जिसे हम रिजेक्ट करते हैं, बाहर नहीं आने देते। एंड ऑन द आउटसाइड वी कंस्ट्रक्ट अ होल न्यू पर्सन who have our real name. एंड इसी पॉइंट पर एंट्री होती है एक्सप्लोरेशन ऑफ रियलिटी एंड हेलुसिनेशन बाय फिलिप के डिक इन 1960। तुम इंसानों से घिरे रहते हो 24/7 और हर इंसान अपने आप में एक फेक आइडेंटिटी लेकर के घूम रहा है। सो ऑन द ग्रेटर पर्सपेक्टिव, क्या हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, क्या वो रियल है? So after so much of psychological talks, the main question, what was the main purpose of the anime? Number 1, it was to understand every human on a personal level, the real and the fake identity we create to gain acceptance in the society. Number 2, to show what kind of pathetic society we have built, जहाँ तुम अपनी real feelings किसी को बता नहीं सकते। And हमारी society काफी ironic है, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सबको एक दूसरे से acceptance चाहिए। सो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हर कोई वल्नरेबल है। सो व्हाई दिस फेक आइडेंटिटी क्रिएशन टू सैटिस्फाई दिस डैम वर्ल्ड? क्यों सब साथ नहीं रह सकते, enjoying the small life we have got?
एंड फाइनली नंबर 3, कैरेक्टर्स के थ्रू हमें एक मैसेज दिया जाता है टू एक्सेप्ट आवर फियर्स, वल्नरेबिलिटीज या फिर मिस्टेक्स। ये एनिमे प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं कहती, ये कहती है उनको एक्सेप्ट कर लो। वी इन्वेस्ट सो मच ऑफ टाइम टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स एंड दैट मेक्स अस ड्रिफ्ट फर्दर फ्रॉम द रियलिटी। इंस्टेड जस्ट एक्सेप्ट दैट। एंड ये बहुत ही डीप बात है जो कि काफी सारे लोगों को समझ में आएगी भी नहीं। द सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज एक्सेप्टेंस एंड दैट्स माय फ्रेंड व्हाट आई लर्नड फ्रॉम पापरिका एनिमे। अभी हमने एक चीज के बारे में बात नहीं की है, surrealist आर्ट स्पेशली बाय सर सैल्वाडोर। एक तरफ तुम पापरिका को रखो और दूसरी तरफ कोई भी न्यू जेन एनिमे, you will see the clear-cut difference in the visual idea. New Gen feels like the best of the best quality, smooth, realistic animation, but little whatsoever feel of art. वहीं पापरिका, it feels like they were trying to create a great art. पापरिका यूज करती है surrealist art, स्पेशली इंस्पायर्ड बाय सर सैल्वाडोर। बट surrealist आर्ट होती क्या है? इट्स एन आर्ट फॉर्म जहाँ की रियलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है, नॉट बाय एक्चुअली कॉपी पेस्टिंग द सीनरी बट पेंटिंग द डेप्थ ऑफ इट यूजिंग मेटाफोरिकल एलिमेंट्स, जो कि ड्रीम लाइक फीलिंग देती है। एंड उसी आर्ट को ये एनिमे अपनी एनिमेटिंग स्टाइल बनाती है, विच मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड मूवी एवर मेड इन एनिमे हिस्ट्री, माई फेवरेट मास्टरपीस।